हम लोग आज सिंगल फेज जो मोटर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज मोटर। कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक प्रकार की एकल कला मोटर। तो दिक् परिवर्तक को हम लोग इंग्लिश में कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर का कार्य क्या है तो आप लोग जानते हैं कि दिक् परिवर्तक जिसकी हिंदी है वह एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में भी बदलेगा। जनरेटर की दशा में ये जो है एसी को डीसी में परिवर्तित कर हम लोगों को प्रदान करता है और मोटर की दशा में डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो ये दोनों काम करता है। तो ये जो है इन मोटरों में लगा रहेगा। तो जिन मोटरों में हमारा कम्यूटेटर लगा रहेगा, दिक् परिवर्तक लगा रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज मोटर। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एकल कला मोटर और ये किस टाइप की है? दिक् परिवर्तक प्रकार। कहेंगे कम्यूटेटर टाइप। क्लियर? यानी वे मोटरें जिनमें दिक् परिवर्तक लगा उन्हें हम लोग कम्यूटेटर टाइप या दिक् परिवर्तक प्रकार एकल कला मोटर कहेंगे। और इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो है इसमें पहला आपने लिखा कि ये जो है एसी सीरीज मोटर है, एसी सीरीज मोटर। और दूसरा आपने पढ़ा यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। और तीसरा आपने पढ़ा प्रतिकर्षण मोटर या रिपल्सन मोटर। तो आज हम लोग अभी देखते हैं एसी सीरीज मोटर। तो एसी सीरीज मोटर क्या है? ये डीसी सीरीज मोटर है। यानी डीसी सीरीज मोटर में जहाँ से हम लोग डीसी सप्लाई डालते थे, अब वहीं से यदि उतनी ही वोल्टता की एसी सप्लाई डालें तो यही मोटर हमारी कहलाएगी एसी सीरीज मोटर। पक्का? अब होगा क्या कि जब हम लोग एसी सप्लाई डालेंगे तो इसमें इसकी परफॉर्मेंस पहले से डीसी सीरीज मोटर की जो परफॉर्मेंस है उससे इसकी जो है परफॉर्मेंस घट जाएगी, यानी पावर घट जाएगी, दक्षता घट जाएगी, वोल्टता पात बढ़ जाएगा, पावर लॉसेस बढ़ जाएगा। ये सब जो है कमियां इनमें शुरू हो जाएंगी। तो उन कमियों को यदि संशोधित कर दिया जाए तो फिर अब डीसी सीरीज मोटर में ही एसी सप्लाई समान वोल्टता की दी जाए। तो जैसे हमारी डीसी सीरीज मोटर अच्छे परफॉर्मेंस के साथ उच्च प्रवर्तन बल आघूर्ण के साथ चल रही थी, वैसे ये भी मशीन या ये भी मोटर आपकी एसी सीरीज मोटर भी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ चलने लगी। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपकी जो डीसी सीरीज मोटर है वही एसी सीरीज मोटर। हम लोग जहाँ से संरचना एकदम सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, जहाँ से हम लोग डीसी सप्लाई डालते थे उसी टर्मिनल से अब समान वोल्टता की एसी सप्लाई डाल देंगे तो मोटर चलेगी, लेकिन उसका जो है परफॉर्मेंस बहुत असंतोषप्रद हो जाएगा, घटिया हो जाएगा, घट जाएगा। अब
जितना घट रहा है, जिन जिन कारणों से घट रहा है, किन किन कारणों से उसका जो है टार्क कम हो रहा है, किन किन कारणों से उसमें लॉसेस बढ़ रहे हैं, किन किन कारणों से वोल्टता पात बढ़ रहा है, किन किन कारणों से पावर फैक्टर घट रहा है, किन किन कारणों से उसका आउटपुट पावर घट रही है, इफिशियंसी घट रही है, लॉसेस बढ़ रहा है। इन सारे कमियों को यदि दूर कर दिया जाए तो यही हमारी डीसी सीरीज मोटर एकदम परफेक्ट जो है एसी सीरीज मोटर हो जाएगी। चूँकि इनमें कम्यूटेटर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे कहेंगे कम्यूटेटर टाइप एसी सीरीज मोटर। सीरीज क्यों बोला गया? तो हम लोगों का मोटर में जो हम लोग डीसी मोटर पढ़े हैं, डीसी सीरीज मोटर, अभी हम लोग देखते हैं डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर ही एसी सीरीज मोटर है। डीसी सीरीज मोटर यही हमारी है, क्या है? हाँ, एसी सीरीज मोटर। अब डीसी सीरीज मोटर की संरचना, अभी आप लोग डीसी सीरीज मोटर पढ़े नहीं हैं तो वो देख लें। हम इसका चित्र बना रहे हैं तो आप समझिए कि वही एसी सीरीज मोटर का चित्र बन रहा है। तीर मैंने बना दिया, देखिए। पहले डीसी सीरीज मोटर ही देख लीजिए। वो वाली दीजिए भैया। यहाँ पर हम लोग जो है ये चुंबक लगाते हैं। ये हम लोगों का सॉफ्ट हो गया। ये हम लोगों का आर्मेचर हो गया। ये हम लोगों का कम्यूटेटर हो गया। और ये हम लोगों की आर्मेचर वाइंडिंग, अगर देखें तो ये हो गई आर्मेचर वाइंडिंग। इधर हम लोगों का कार्बन ब्रूस हो जाता है, ये कार्बन ब्रूस लगा दिया। अब हम लोग जो है सप्लाई इसमें डालते हैं बाबू।
इसे कहेंगे स्टेटर फील्ड वाइंडिंग। या बेटा इसे कहेंगे मेन वाइंडिंग, ये स्टेटर पर है। ये आपका योक है या बॉडी है, योक या बॉडी या फ्रेम है। ये जो है आपका, इसे कोर बोलते हैं बेटा। ये तो जो फील्ड वाइंडिंग है बेटा, ये कॉपर वायर की करेंगे, लिख देते हैं कॉपर वायर। ये जिस पर चढ़ी है बेटा, उसे हम लोग जो है, ये इस पर चढ़ी है तो इसे हम लोग जो है फील्ड कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या मैग्नेटिक कोर बोलते हैं। इसे मैग्नेटिक कोर बोलेंगे या क्रोड बोलेंगे। और इसे जो है शू बोलते हैं, मैग्नेटिक शू। मैग्नेटिक शू या नाल। नाल को बेटा चौड़ा कर देते हैं ताकि चुंबकीय फ्लक्स जो है, ये चुंबकीय फ्लक्स जो है वो पूरे परिधि पर इस पर फैल सके। ठीक है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, पूरे पर फैल सके। एक आपका मान लीजिए कि अभी ये नॉर्थ बन रहा है बेटा, और ये वाला साउथ पोल बन गया जब डीसी डालेंगे। ठीक है ना? हम लोग सप्लाई डालकर नॉर्थ और साउथ बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। और जो फ्लक्स है वो कुछ फ्लक्स जो है बेटा इस रास्ते से आपका परिपथ पूरा करता है, ये ऐसे जाएगा। आधा फ्लक्स मान लीजिए इधर से जाएगा और आधा फ्लक्स जो है इस रास्ते से जाएगा, ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगा। बोलिए भाई कैसे चलेगा? इसीलिए बेटा जो है इसका बॉडी जो है वो लौह धातु का बनाते हैं, लकड़ी का नहीं बना पाए। नहीं तो चुंबकीय फ्लक्स जो है चल नहीं पाएगा। यहाँ से नार से निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं नार से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, प्रवेश करती हैं। तो अगर ये हम लोग धातु का माने लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, लकड़ी का लगा दें, हमारे डर के कि करंट न उतरने पावे, तो क्या होगा कि ये जो है चुंबकीय बल रेखाएं अपना परिपथ नहीं पूरा कर पाएंगे। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। तो इस पोल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि सिंगल पोल का कोई चुंबक बनता नहीं है। तो ये चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं नहीं निकल पाएंगी, वो अपना परिपथ नहीं पूरा कर पाएंगे। का मतलब ये लगातार ऐसे ऐसे चल रही हैं, कुछ इधर से अपना रास्ता पाएं, इधर से चल रही हैं। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाओं को चलने के लिए ये जो हम लोग योक बनाते हैं बेटा या फ्रेम बनाते हैं, ये जो है लौह चुंबकीय पदार्थ का बनाएंगे, कास्ट आयरन का बनाएंगे या बेलित इस्पात का बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है? तो ये हमारी डीसी कौन सी मोटर हो गई? सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। तो ये डीसी सीरीज मोटर क्यों इसका नाम पड़ा, तो अब हम लोग देखते हैं। ये है हमारा जो है, ये है कम्यूटेटर। ये क्या है? हाँ, यही है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को कहेंगे दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक हो गया। ये कार्बन ब्रूस हो गया। ये क्या है? हाँ, यही कार्बन ब्रूस है। ये कहाँ लगा है? कम्यूटेटर के परिधि। कम्यूटेटर सेगमेंटों में बनेगा, खंडों में बनेगा। तो कार्बन ब्रूस हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि कम्यूटेटर जो है किसका बना होता है, तो आपने पढ़ा कि ये जो है कठोर कर्षित तांबे का बना होता है। कठोर होता है, कठोर कर्षित
ताम्र या तांबे का। कार्बन ब्रुश हो गया ये इधर भी ये कार्बन ब्रुश हो गया। और ये वाली जो अंदर वाइंडिंग है यही वाइंडिंग आपकी जो है आर्मेचर वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? हाँ, ये आर्मेचर वाइंडिंग है बेटा। ये भी पतले तार की है। और ये वाला जो है आपका शाफ्ट है, धुरा है। ये क्या है? हाँ, ये जो है शाफ्ट है या धुरा है। माइल्ड स्टील का, MS का हम लोग बनाते हैं। चलिए, अब देख रहे हैं हम लोग कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये वाइंडिंग और स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग ये वाली, ये देखिए ना, ये वाली वाइंडिंग ये चुंबकों पर है बेटा, इसलिए इसे जो है फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। और ये श्रेणी क्रम में आर्मेचर के जुड़ी है, इसलिए इसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टेटर सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो अब आप देख रहे होंगे कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। जो भी सप्लाई आएगी वो इस वाइंडिंग से होते हुए फिर इस कार्बन ब्रुश से होते हुए, आर्मेचर से होते हुए, फिर दूसरे कार्बन ब्रुश से होते हुए, फिर इस फील्ड वाइंडिंग से होते हुए ऐसे परिपथ पूरा करेगी। तो जब धारा एक ही बहती है, धारा का विभाजन नहीं होता है, तो वो श्रेणी क्रम होता है। तो धारा एक ही बह रही है, इस तरह से आप कहेंगे कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, इसलिए इस मोटर को कहेंगे सीरीज मोटर। और जब ये DC सप्लाई से चलेगी तो कहेंगे DC सीरीज मोटर, और जब इसी में AC सप्लाई डालेंगे तो यही मोटर हो जाएगी AC सीरीज मोटर। क्लियर है? बस AC पर इसकी परफॉर्मेंस घट जाएगी। क्यों घटेगी? तो आपने संरचना में देखा कि भाई सेम संरचना है, कुछ नहीं करना है। जैसे DC सीरीज मोटर है वहीं AC सीरीज मोटर है। जहाँ से हम लोग यहाँ से सप्लाई डाल रहे हैं V वोल्ट की, उतने ही वोल्ट की DC के जगह पर अब AC सप्लाई यदि V वोल्ट की डाल देंगे तो भी ये मोटर चलेगी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, पावर घट जाएगी, इफिशियंसी कम हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने लगेगा, भंवर धारा हानियाँ बढ़ने लगेंगी। ये सारी कमियाँ इसमें उत्पन्न हो जाएंगी, स्पार्किंग बढ़ जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि AC अपना मान स्वतः बदलती रहती है, मैक्सिमम तक जाती है, फिर मिनिमम पर आती है, 0 पर आती है, फिर हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव चलती है। तो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रुश, यही कार्बन ब्रुश लगा इनमें जो है, क्योंकि कार्बन ब्रुश जो है बेटा नट बोल्ट से तो रहता नहीं, वो केवल स्प्रिंग लोडेड होता है, तो स्प्रिंग आगे की ओर ठेले रहती है। और जब ये कम्यूटेटर हमारा नाचेगा, कम्यूटेटर धुर्रे पर फिट होता है, कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग धुर्रे पर फिट होती है, उसी आर्मेचर वाइंडिंग के बगल में जो है आपका कम्यूटेटर भी उसे धुर्रे पर फिट होता है। यानी इतनी यूनिट आपकी रोटर है। रोटर पर क्या क्या है? रोटर पर आपका कम्यूटेटर है, रोटर पर ही आपका जो है आर्मेचर वाइंडिंग है, और रोटर पर ही आपका शाफ्ट है। ये तीनों चीजें रोटर है। कार्बन ब्रुश अपनी जगह खाली स्थिर रहता है, ये सरसर नाचेगा और कार्बन ब्रुश उसके परिधि पर रगड़ बनाए रहता है, जिससे सप्लाई अपने आप आती रहती है और ऐसे परिपथ पूरा करती रहती है। ठीक है ना? तो एक तरह से ये सब स्टेटर है, ये भी स्टेटर है, ये भी स्टेटर है। कार्बन ब्रुश आपका कम्यूटेटर और आर्मेचर वाइंडिंग धुर्रा ये सब जो है रोटर है, बैरिंग है, ये सब क्या है? रोटर है। एक तरह से नाच रहे हैं घूंडी भाग। चलिए, तो अब जो है बेटा हमारा ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा, इसलिए इस मोटर का नाम पड़ गया सीरीज मोटर या श्रेणी मोटर।
और एसी सप्लाई पर ये हो जाएगी एसी सीरीज मोटर, और डीसी सप्लाई पर हो जाएगी डीसी सीरीज मोटर। और चूंकि सिंगल फेज डालेंगे, क्योंकि भाई डीसी में प्लस और माइनस ही होता है, इस तरह से हम लोग एसी भी डालेंगे तो एकल यानी सिंगल फेज ही डालेंगे यहाँ से, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग एसी सीरीज मोटर, और वो भी कैसी है, सिंगल फेज। पक्का हो गया। और इसमें कम्यूटेटर लगा हुआ है, संरचना वहीं डीसी सीरीज मोटर वाली है, इसलिए कहेंगे कम्यूटेटर प्रकार की एसी सीरीज मोटर। अब इसमें चेंजेज क्या करेंगे कि ये जो है अच्छे परफॉर्मेंस के साथ रन करने लगे। जैसा कि डीसी सीरीज मोटर की दक्षता परफॉर्मेंस सब बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा है, वैसा ही क्वालिटी इसमें भी एसी सप्लाई डालने पर ये प्रदर्शित करने लगे। तो आपने पहली पॉइंट आपने लिखा कि भाई इसमें जैसे ही एसी सप्लाई डालेंगे तो दोनों का टार्क जो है एक ही दिशा में लगेगा। डीसी सीरीज मोटर में एसी सिंगल फेज एसी सप्लाई डालने पर बल आघूर्ण समान दिशा में लगता है। टार्क बेटा समान दिशा में लगेगा, चाहे हम लोग डीसी सीरीज मोटर लें और चाहे उसी में एसी सप्लाई डालें, दोनों दशाओं में। अर्थात आप कहेंगे डीसी अथवा एसी सप्लाई पर मोटर के रोटर पर एक ही दिशा में बल आघूर्ण लगता है। ये नहीं है कि डीसी में क्लॉकवाइज लग रहा है तो अब एसी सप्लाई डाल देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लगने लगे, एक ही डायरेक्शन में टार्क लगेगा। ठीक है, बस अंतर क्या होगा, तो दूसरी पॉइंट आपने लिखा कि क्या क्या कमियां आएंगी। तो ये हम लोग कमियां देख रहे हैं कि एसी सप्लाई डीसी मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में बेटा एसी सप्लाई देने पर कमियां क्या क्या आएंगी। तो पहली कमी की जो बात करें उसमें यह है कि टार्क तो एक ही डायरेक्शन में दोनों में लगेगा, चाहे एसी डालें चाहे डीसी डालें। लेकिन होगा क्या, तो दूसरी पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि डीसी पर टार्क जिसे बल आघूर्ण कहेंगे, एक समान व स्थायी होगा, एक समान स्थायी व अधिक होता है, डीसी अपना मान बदलती नहीं है,
इसलिए डीसी सप्लाई पर जो टार्क होगा वो स्थायी होगा और अधिक होगा, जबकि एसी पर टार्क पल्सेटिंग होगा। क्या होगा? हाँ, पल्सेटिंग यानी स्पंदनी। पल्सेटिंग को क्या कहते हैं? स्पंदनी होगा। और अति कम होगा। पल्सेटिंग का जैसे शाब्दिक अर्थ हुआ बेटा, जैसे हम लोगों की पल्स चलती है, तो ये क्या है कि एसी जब डालेंगे इसी मोटर में, अभी तो डीसी डाल रहे हैं, तो डीसी जो है एक दिशी है, वो अपना मान समय के साथ बदलती नहीं है। 5 एम्पियर बह रही है तो 5 एम्पियर बहेगी, तो उसके कारण जो टार्क लगेगा वो समान लगेगा, हमेशा हर सेकेंड समान बना रहेगा और स्थायी बना रहेगा, अधिक रहेगा। इसमें जब हम लोग एसी डालेंगे तो एसी हम लोगों की हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव चलती है, तो यहाँ धारा का मैक्सिमम मान हो जाता है, आई मैक्स हो जाता है, यहाँ धारा का मान 0 हो जाता है, और प्लस ये नॉर्थ पोल बना रहा है तो ये साउथ पोल आधा चक्र बनाने लगता है। इस तरह से ये जो है आधा माने 1/100 सेकेंड के अंतराल पर नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ करने लगता है। तो इस तरह से क्या, ऐसे ही हम लोगों की नब्ज भी ये चलती है। पल्स हम लोगों की कैसे चलती है? ऐसे ही चलती है। तो ये उसी से हो गया, पल्सेटिंग टाइप का, स्पंदनी हो जाता और अति कम होता। तीसरा, एसी सप्लाई डालने से क्या हो जाएगा? एसी सप्लाई देने से मोटर के स्टेटर कोर व रोटर कोर में, चलिए लिख लीजिए, रोटर कोर में तो कम है लेकिन लिख लें, रोटर कोर में भंवर धारा हानियां बढ़ जाती है। चूंकि एसी अपना मान बदलती रहती है, इस तरह से इससे भी जो अभी तक तो डीसी डाल रहे थे तो ये नॉर्थ पोल बना था, ये साउथ पोल बना था, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन जब एसी डालेंगे तो 1/100 सेकेंड पर ये नॉर्थ से साउथ बन जाएगा, ये साउथ से नॉर्थ बन जाएगा, परिवर्ती फ्लक्स निकलने लगेंगे। और वो परिवर्ती फ्लक्स हमारे जब रोटर से कटेंगे, रोटर स्टेट के क्रोड से कटेंगे, तो जैसे तार में बेटा हमारा एक तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा बहती थी प्रेरण वाली मोटर में, वैसे ही हमारे लौह क्रोडों में भी बहने लगती है, ठीक है ना। और वो गोलाई में सर्किट बना लेती है, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं भंवर धारा या ईडी करंट। और उसके कारण जो हमारी वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है उसे हम लोग भंवर धारा हानि कहते हैं। तो ये बढ़ जाएगा। अब भंवर धारा हानियां बढ़ जाएंगी ड्यू टू एसी। एसी अपना मान बदलती रहती है, जिससे परिवर्ती फ्लक्स निकलेंगे, और वो परिवर्ती फ्लक्स इन क्रोडों से, जिन चुंबकों पर आप चढ़ाएं, अब एसी धारा कुंडली में बहेगी, तो इससे निकलने वाले फ्लक्स इस लौह क्रोड से यानी चुंबक के धातु से भी कटेंगे। अतः इसमें भी जो है आपका भंवर धारा क्रिएट होने लगेगी, प्लस बेटा फ्रेम में भी होने लगेगी, प्लस अगर आप देखें तो उसकी अपेक्षा आर्मेचर क्रोड में कम होगी, क्योंकि आपने कम्यूटेटर लगा रखा है, तो लेकिन होगी। तो इस तरह से सब जगह जो है भंवर धारा हानियां बढ़ जाएंगी। भंवर धारा हानियों के लिए आपने फार्मूला देखा ही है कि भाई ये भले ही
थोड़ी मात्रा में ऊष्मा क्रिएट करेंगे, हमारी वैद्युत ऊर्जा को ये ऊष्मा के रूप में जो है उत्सर्जित करती रहती हैं, उसका क्षय करती रहती हैं। उस ऊष्मा से कोई हमें लाभ नहीं मिलता है, बल्कि हमारा सब चीज़ें, मोटर हीट होने लगती है, आर्मेचर हीट होने लगता है, उसकी वाइंडिंग हीट होने लगती है, जो उस पर इंसुलेशन वार्निश वगैरह चढ़ाए हैं वो सब वीक होने लगता है, या फिर ज़्यादा हीट हो गया तो मोटर स्मेल देने लगती है, महकने लगती है। तो इस टाइप से तो उन्हें हमें कम करना पड़े। कम करने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए हम लोग जितने भी, चाहे चुंबक के क्रोड हैं या नाल हैं या फिर आपके आर्मेचर के क्रोड हैं, सबको सिलिकॉन इस्पात का और लैमिनेटेड परतदार बनाएंगे। उससे क्या होगा, गोलाई वाली सर्किट नहीं बनेगी। जब पतली पतली पत्तियों को आपस में चिपका कर बेलनाकार बना लेंगे, क्रोड जो भी है आर्मेचर का या चुंबक का, तो उसमें क्या है कि गोलाई वाली सर्किट नहीं बन पाएगी। सारी पत्तियां वार्निश कोटेड हैं, सब चिपकाए गए हैं, तो सब एक दूसरे से वैद्युत रूप से अलग है। अतः इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन एक पत्ती से दूसरी पत्ती में नहीं जा पाएगा, तो गोलाई वाली सर्किट नहीं बन पाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लैमिनेटेड परतदार बनाते हैं। अगर बेटा सॉलिड एक ही लोहे का लंबा बेलनाकार जो है क्रोड बना दें, तो उसमें बहुत सारी भंवर धाराएं फिर बनने लगती हैं, गोलाई वाली सर्किट बनने लगती है। तो इसलिए उन्हें कम करने के लिए हम लोग इस हानियों को कम करने के लिए अभी लैमिनेट करें। अगला आपने लिखा कि एसी डालने से या एसी सप्लाई करने से वोल्टता पात बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वोल्टता या वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या है? हम लोग वोल्टता पात के लिए वही फार्मूला है, देखिए ना, डीसी पर। अब जब मोटर में हम लोग डीसी डाल रहे थे, तब डीसी पर वोल्टता पात V बराबर सिर्फ आई आर वोल्ट हो रहा है। और एसी पर अब हो जाएगा, एसी पर वोल्टता पात हो जाएगा V बराबर आई जेड वोल्ट। और ये जो है बेटा कम है, ये क्या है? ये कम है और ये ज्यादा होने लगा, वोल्टता पात बढ़ जाता है। वोल्टता पात V बराबर आई जेड। क्योंकि ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग की मैं बात करूं तो देखा ना, ये वाइंडिंग है और जो है इस वाइंडिंग में यही कुंडली है, ये कॉइल है। तो इस वाइंडिंग में अगर हम लोग डीसी डालते हैं तो इसमें जो है कोई भी स्वप्रेरण की घटना नहीं होगी, क्योंकि डीसी अपना मान बदलती नहीं है। तो जब इसमें हम लोग डीसी डालते हैं तो स्वप्रेरण की घटना नहीं होगी, और डीसी पर इस तार का केवल प्रतिरोध R काम करेगा। तब इसमें धारा I जा रही है, तो V बराबर जो है V बराबर I गुणे R, V बराबर I गुणे R ही काम करेगा। लेकिन जब इसी कुंडली में हम लोग जो है AC सप्लाई डालते हैं, जब इसी कुंडली में AC सप्लाई डाल दें, तब क्या होगा? तब AC जो है हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव चलती है, ऐसे चलती है, अपना मान अधिकतम करती है, 0 से मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम से 0 पर आएगी। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि फाई समान अनुपाते I। जब किसी कुंडली में धारा बहेगी तो वो चुंबकीय हो जाएगी, तार में भी बहेगी, तार चुंबकीय हो जाएगा।
तो इस तरह से इस कुंडली में जब AC धारा डालेंगे, चूंकि धारा I अपना मान स्वतः जो है 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0 पर जा रही है, इस तरह से धारा I का मान जैसे जैसे बदलता रहता है, वैसे वैसे इस कुंडली से निकलने वाले फ्लक्स फाई भी बदलते रहते हैं, और वो परिवर्ती फ्लक्स इस कुंडली से ही उत्पन्न होते हैं और इसी के टर्नों से उलझकर कट भी जाते हैं। इस तरह से इसमें एक स्वप्रेरित विद्युत, जब कोई कुंडली अपने ही फ्लक्सों को काट कर कोई विद्युत वाहक बल बनाती है बेटा, तो उसे हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण की घटना, और ऐसे विद्युत वाहक बल को कहते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक जो है इसमें स्वप्रेरित धारा बहेगी जो मेन धारा I के विपरीत में बहेगी। लेंज ने बताया ना कि स्वप्रेरण या प्रेरण की घटना जिसमें भी होती है, वह जिस सप्लाई से उत्पन्न होते हैं, जिस V वोल्ट से उत्पन्न होते हैं, उसी का विरोध करते हैं। जिस धारा के कारण उत्पन्न होते हैं उसी धारा के विपरीत बहकर और मेन धारा को कम करते हैं, यानी जिस कारक से उत्पन्न होते हैं उसी कारक का ये विरोध करते हैं। तो इस तरह से AC सप्लाई डालने पर एक जो प्रेरित धारा बहेगी, वो मान लीजिए स्मॉल I बह रही है, तो मेन धारा I का वो विरोध करने लगती। इस तरह से अगर इसके श्रेणी क्रम में एक हम लोग बल्ब लगाए हैं, तो ये बल्ब जो है माने कम जलेगा, कम प्रकाश देगा, ठीक है ना, बोलिए भाई ना। अगर ऐसे करके बेटा, और यहाँ से जो है हम लोग DC सप्लाई के बजाय इसमें AC सप्लाई डालें, तो यही बात आपको बताई जा रही थी। अब क्या होगा कि ये जो है थोड़ा कम जलेगा। अब अगर मान लीजिए कि इसी में नरम लोहे की छड़ डाल दें, तो ये बल्ब और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेरकत्व यल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? हाँ, या स्वप्रेरण गुणांक यल बढ़ जाता है। यल बढ़ने से क्या होगा? यल के बढ़ने से XL बढ़ जाएगा, XL बराबर 2πfL, और इसके यल के बढ़ने से, यल XL क्या है? कुंडली का प्रतिघात है। माने ये कुंडली देखिए ना, धारा के बहाव में अवरोध उत्पन्न कर रही है, धारा को रोक रही है, उल्टे धारा बहाकर मेन धारा I को कम कर रही है। तो इस तरह से इसे ही हम लोग कहते हैं कुंडली का प्रतिघात। X क्या है? कुंडली का प्रतिघात है, अंग्रेजी में रिएक्टेंस कहते हैं, और X का मान 2πfL ओम या 2πf बराबर होता है ओमेगा और L ओम। तो ये इस तरह से जो है कुंडली प्रतिघात उत्पन्न करती है और मेन धारा I के मान को कम करती है। अब एक छड़ और डाल दें तो यल का मान और बढ़ जाएगा और ये बल्ब और डीम हो जाएगा। एक छड़ और डाल दें तो यल का मान और बढ़ जाएगा और बल्ब और डीम हो जाएगा। इस तरह से जितने हम लोग जो है छड़ बढ़ाते जाए, नरम लोहे की छड़, वैसे वैसे उसका प्रेरकत्व यल जो है बढ़ता जाता है। यल को हेनरी मापते हैं, वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण हमारा प्रतिघात 2πfL ओम या ओमेगा L ओम बढ़ जाता है। और इस तरह से हमारा Z बढ़ जाता है। Z क्या है? परिपथ का कुल अवरोध, परिपथ का, हाँ, परिपथ का कुल अवरोध है। परिपथ का कुल अवरोध कहलाता है Z। अवरोध जो है Z है, इसे प्रतिबाधा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाँ, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस कहते हैं, और ओम में ही मापते हैं। इसे प्रतिरोध नहीं कहेंगे, इसे भी प्रतिघात को प्रतिरोध नहीं कहेंगे, मापेंगे ओम में। तो ये बढ़ जाता है। और Z बराबर आपने पढ़ा है कि Z बराबर होता है करंडी में R² प्लस X², या X को आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, करंडी में R² प्लस ओमेगा L²। बोलिए भाई ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना ओम। तो ये देखिए ना, यल बढ़ा जिससे आपका X बढ़ गया और X बढ़ गया या ओमेगा L बढ़ गया, तो अब जो है Z का मान बढ़ गया। Z का मान बढ़ गया
तो V बराबर IZ से Z बढ़ गया तो अब वोल्टेज का पाथ पहले से ज़्यादा, वोल्टेज ड्रॉप पहले से ज़्यादा। तो यही बात आपको समझाई जा रही थी। तो इस तरह से आपने देखा बेटा कि AC सप्लाई डालने पर हमारा जो है वोल्टता पाथ बढ़ जाता है। और Z क्या है, तो Z आपको बताया कि भाई कुंडली में DC पर केवल जो है इस कुंडली का प्रतिरोध R काम कर रहा था। अब जब AC डालेंगे तो कुंडली का प्रतिरोध R तो पहले से ही है, प्लस कुंडली का प्रतिघात भी इस फार्मूले से काम करने लगता है। तो अब कुंडली का प्रतिघात और कुंडली का प्रतिरोध ये दोनों ओम में ही मापते हैं। R को भी ओम में मापेंगे और प्रतिघात को भी ओम में मापेंगे। और इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्रतिबाधा। उसी को कहा गया परिपथ का कुल अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है, जिसको Z से व्यक्त करते हैं और मापेंगे ओम में। अब प्रतिबाधा Z का मान किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले से। अब ऐसे नहीं जोड़ देंगे कि 5 ओम और इसका मान आया 3 ओम तो 8 ओम नहीं जोड़ देंगे। लिखेंगे करड़ी में 5 का वर्ग धन 3 का वर्ग और फिर 25 9 ऐसे जोड़ेंगे और फिर उसका वर्गमूल लेंगे, तब हमारे Z का मान आएगा। वो Z का मान यहाँ रखा जाएगा। तो फिलहाल DC पर केवल कुंडली का प्रतिरोध R काम कर रहा था, R कम है। अब उसमें आपका ये Z भी जुड़ जाता है और इस तरह से Z का मान जो है वो बढ़ जाता है। अतः AC सप्लाई पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो हम लोगों का EB घट जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? तो अब मिटा देते हैं इसको। तो यहां पर आपने देखा कि भाई X क्या है, तो आपने कहा कुंडली की प्रतिबाधा X कहलाती है और X बराबर होता है 2 पाई FL ओम। ठीक, अथवा इसी को कहेंगे 2 पाई F बराबर ओमेगा होता है, तो ओमेगा L ओम ये कुंडली की प्रतिबाधा है। तो ये जो है हमारे कुंडली का प्रेरकत्व L कैसे बढ़ता है। कुंडली अगर सादी है तो उसका प्रेरकत्व कम होगा। जैसे ही कुंडली में नरम लोहा डालेंगे वैसे क्या होता है, नरम लोहा भी कुंडली के साथ चुंबकित हो जाता है, क्योंकि उसका चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक है। जैसे ही धारा पाएगा तैसे ही तुरंत जो है चुंबक बनता है नरम लोहा। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। तो वो जब कुंडली के साथ चुंबकित हो जाएगा तो हमारे कुंडली का चुंबकीय गुण बहुत अधिक कर देगा। अब जब जो है d∅/dt अधिक होने लगेंगे तो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल बहुत बढ़ जाएगा और वो मेन धारा के विरोध में अपनी धारा बहाकर और मेन धारा के मान को और घटा देगा। जैसे ही मेन धारा घटेगी, श्रेणी क्रम में यदि बल्ब जोड़े वो डिम पड़ जाएगा, उसको धारा कम मिलेगी पहले से तो डिम हो जाएगा। एक क्षण और डाल दिया, चुंबकीय गुण और बढ़ेगा, चुंबकीय गुण और बढ़ेगा तो L और बढ़ जाएगा। इसी L को ही हम लोग क्या कहते हैं, L को कहते हैं स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक और मापते हैं हेनरी। तो ये L बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। 2 पाई F तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पाई का मान 3.14, 2 फिक्स है, यही L बढ़ रहा है। जितने क्षण डालते जाते हैं उतने स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व तो बढ़ता जाता है। और इसके बढ़ने से हमारा क्या होगा कि कुंडली की प्रतिबाधा बढ़ जाएगी ओम में, और जितने बढ़ती जाएगी उतने धारा का मेन धारा को कम जाने देगा। तो बल्ब को हमेशा ऐसे कम मिलता जाएगी धारा और धीरे धीरे बल्ब और डिम और डिम और डिम होता जाएगा। तो इस तरह से नरम छड़ डालने पर जो है प्रेरकत्व L बढ़ता है और उससे क्या होता है
कि हमारे कुंडली की प्रतिबाधा बढ़ जाती है, यल बढ़ा तो प्रतिबाधा बढ़ जाती है। तो ये प्रतिबाधा जो है आपकी बढ़ गई, प्रतिबाधा बढ़ गई तो फिर क्या हो गया, ये प्रतिघात इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिघात कहेंगे बेटा। तो अब जो है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा प्रतिबाधा को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। तो प्रतिबाधा जेड बढ़ जाएगी, जेड बराबर अभी आपने लिखा करंडी में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। आगे जो है प्रेरकत्व यल बढ़ जाएगा, यही लिख देते हैं प्रेरकत्व, प्रेरकत्व यल जिसे हेनरी में मापते हैं, यल हेनरी बढ़ जाएगा। क्योंकि बेटा जितनी भी वाइंडिंगें हैं वो लव अखरोट पर लुपेटी गई, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका प्रेरकत्व बढ़ेगा। कुंडली का प्रतिघात, प्रतिघात को इंग्लिश में रिएक्टेंस कहेंगे, रिएक्टेंस पूरा नाम कहेंगे, हाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस। कुंडली को हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, तो चाहे कुंडली का प्रतिघात कहे अथवा उसे अंग्रेजी में कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्स से या एक्सएल से डिनोट करेंगे और उसके लिए फार्मूला है। ऐसे ही प्रतिबाधा परिपथ के कुल अवरोध, अब कुंडली का आर और कुंडली का आर और एक कुंडली का प्रतिघात, ये दोनों ऐसे जोड़ देंगे तो इतना ओम आएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो फिर वोल्टता पात बढ़ जाएगा। वोल्टता पात आपका V बराबर आई जेड से बढ़ गया। अब जब वोल्टता पात बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा विरोधी विद्युत वाहक बल भी घट जाएगा। जैसे ये वोल्टता पात बढ़ाएगा तो हमारा जो है इसका ड्रॉप कर देगा, तो अब मोटर को कम वोल्टेज मिलेगा। मोटर को भाई ये खा जाएगा, ड्रॉप कर देगा, तो मोटर को पहले से वोल्टेज हाँ कम हो जाएगा। तो जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो हमारा विरोधी विद्युत वाहक बल भी कम हो जाएगा। कैसे कम होगा वो देखते हैं हम लोग। तो आगे लिख रहे हैं हम लोग कि वोल्टता पात होने से विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी जिसे कहते हैं, ईबी घट जाएगा। ठीक है। अब जब ईबी घट जाएगा तो क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, चलिए अच्छा यहीं लिखते हैं। ईबी घट जाएगा तो क्या होगा, ईबी बराबर हम लोग लिखते हैं, ईबी बराबर होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60A वोल्ट। ये डीसी जनरेटर का ही फार्मूला है। इसे विरोधी विद्युत वाहक बल कहेंगे। मोटर में अपने आप क्रिएट होने लगता है। जब मोटर का रोटर नाचने लगता है तो ये जो है चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को, अभी तो स्थिर है, जब ये नाचने लगेगा इस पर हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेंगे तो ये वाइंडिंग जो नाच रही है आर्मेचर वाली, ये चुंबकीय फ्लक्सों को काटने लगती है, जिससे इसमें जनरेटर की भांति एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। और फार्मूला वही है, फाई जेड एन पी, यही हमारे जनरेटर का। लेकिन ये विरोधी है, ये मेन सप्लाई वोल्टेज के यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ से ये जो है बाहर की ओर जाएगा और इस सप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा जिससे उत्पन्न हुआ।
इसलिए इसका नाम पड़ गया। जनरेटर में यही है विद्युत वाहक बल, और मोटर में नाम के आगे विरोधी लगा दिया जाता, न सप्लाई वोल्टेज दिया जाता, न इसमें जो है ईएमएफ क्रिएट होता। तो जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का ये विरोध करेगा। बाहर की ओर आकर सप्लाई वोल्टेज अंदर जा रहा, दोनों का हाँ तो इस तरह से विरोध करेगा। इसलिए मोटर में इसे हम लोग जो है विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं, फार्मूला वही। अब देखिए जेड चालकों की संख्या है और पी पोलों की संख्या है, ये कंपनी लगा कर देगी। 60 भी फिक्स है और ए समांतर पथों की संख्या होती है वो भी फिक्स है। तो इतने कांस्टेंट है, तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं। वहां पर ई बी बराबर वहां पर के लिख दिया। अब हमारा बच रहा केवल फाई और एन, तो लिख दिया के फाई एन। इस तरह से ई बी को ऐसे 60 में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए भाई। आप देखिए इस तरह से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा ई बी बटे के फाई। n बराबर मोटर की गति, n बराबर दिख रहा भाई, ई बी बटे के फाई हो जाएगा। अब यहां से आपको दिख रहा है कि मोटर की गति n जो है वो समानुपाते ई बी है, यानी विरोधी विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा तो मोटर की गति ज्यादा होगी, और विरोधी विद्युत वाहक बल घट गया तो मोटर की गति n भी घट गई। तो इस तरह से मोटर की गति n घट जाएगी, ठीक है ना। और दूसर का n समान अनुपाते 1/5 लिखेंगे ऐसे और पढ़ेंगे n विलोमानुपाते 5, n विलोमानुपाते 5 बटे में। इस तरह से फ्लक्स का मान अगर जो है ज्यादा है तो मोटर की गति कम है, और फ्लक्स का मान बेटा कम है तो मोटर की गति ज्यादा है। ये भी संबंध आपको दिखा। तो EV बराबर क्या हुआ, 5ZNP/60। ए वोल्ट से हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा तो हमारा EV भी घटेगा, और ये फिर प्रॉब्लम आएगी, मोटर की गति भी घट जाएगी। अगला जो है आपने लिखा, अगली पॉइंट हम लोग लिखते हैं पावर फैक्टर कास फाई घट जाएगा। पावर फैक्टर कास फाई, एसी सप्लाई डालने पर क्या होगा, तो पावर फैक्टर कास फाई घट जाएगा। क्यों कास फाई घट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर कास फाई बराबर R/Z है, और Z का मान अभी आपने कहा कि हाँ देखिए ना, ये Z जो है बढ़ जाएगा, तो Z बढ़ गया, Z ज्यादा हो गया तो ज्यादा से भाग देंगे, भाग कम बाहर जाएगी, तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो गया, घट जाएगा। पावर फैक्टर घट जाएगा तो हमारी आउटपुट पावर भी घट जाएगी और टार्क भी घट जाएगा। पावर फैक्टर घट जाएगा। अगला जो है आपने लिखा आउटपुट पावर घट जाएगी। मोटर की आउटपुट पावर या निर्गत शक्ति, आउटपुट पावर जो है बेटा, या हिंदी में कहेंगे निर्गत शक्ति घट जाएगी, क्योंकि आउटपुट पावर बराबर होता है, मान लीजिए 2πNT/60 वाट होता है, 60 वाट होता है। तो यहां से हमारा टार्क भी अभी घटेगा, तो आउटपुट पावर 2πNT/60 वाट, ये भी कम होगा। अभी देखिए ये भी घट जाता है, लिख लीजिए घट जाता है। कैसे घटता है, क्योंकि हमारा टार्क घट जाता है। देखिए ना, अगला लिखिए या इसी में अभी लिख लीजिए, क्योंकि
एन तो यहाँ घटा ही, ई भी कम हुआ तो एन भी कम हुआ। आगे लिख लें क्योंकि टार्क टी समान अनुपाते होता है पावर, जिसकी पावर ज्यादा उसकी टार्क ज्यादा, और पावर पी समान अनुपाते है बेटा। आप कहेंगे हाँ हम लोग पढ़े प्रेरण मोटर में E2I2 cos फाई, ऐसे पढ़े भाई रोटर के लिए। ये रोटर, इसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग मान लें, इसे सेकेंडरी वाइंडिंग मान लें। तो सेकेंडरी के लिए नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल मान लीजिए E2 है और धारा I2 है और पावर फैक्टर उसका cos फाई 2 है। तो देखिए ना, यही पावर फैक्टर cos फाई 2 घट गया, ये घट गया तो आपकी पावर घट गई। अब पावर घट गई तो टार्क घट गया, बोलिए ना। ये cos फाई 2 कम हो गया तो आपकी पावर क्या हो गई, पावर कम हो गई। पावर कम हो गई तो टार्क भी कम हो गया। तो इस तरह से हमारा टार्क जब कम हो जाता है बेटा, ये टार्क जो है कम हो गया, तो इसके कम होने से हमारी आउटपुट पावर भी कम हो गई। या यहाँ से ही देखिए आउटपुट पावर के लिए फार्मूला E2I2 cos फाई 2, cos फाई 2 यहाँ से घट जा रहा है जेड के बढ़ने से, अतः हमारी पावर भी घट गई। क्लियर हो गया। तो आउटपुट पावर घट गई, टार्क हमारा कम हो गया, यही टार्क जो है ये कम हो गया इसके घटने से। क्लियर। आगे क्या लिखे हैं, आगे लिखे हैं बेटा, भंवर धारा हानियां बढ़ने से भंवर धारा हानियां बढ़ने से बेटा लॉसेस बढ़ जाते हैं, लॉसेस बढ़ जाते हैं। मोटर की पावर घट जाती है, मोटर की पावर घट जाती है और दक्षता भी घट जाती है, इफिशियंसी, दक्षता भी घट जाती है। और नौवां बेटा लिख लें, कम्यूटेटर व कार्बन ब्रश पर एसी सप्लाई डालने पर, एसी सप्लाई देने पर कम्यूटेटर व कार्बन ब्रश के बीच स्पार्किंग बढ़ जाती है। जिससे वोल्टेज पाथ व एफिशिएंसी घट जाती है, जिससे वोल्टेज पाथ ये सब बढ़ जाएगा, जिससे मशीन या मोटर की दक्षता प्रभावित होती है। और तो इस टाइप की ये सब जो है बहुत सारी कमियां जो है हम लोगों के उसमें उत्पन्न होगी अगर हम लोग डीसी सप्लाई के जगह पर उसी डीसी सीरीज मोटर में एसी सप्लाई डालेंगे, तो इस टाइप से बहुत सारी कमियां जो है क्रिएट हो जाती हैं, जिससे हमारे मोटर की दक्षता और आउटपुट पावर ये सब कम हो जाता है, लॉसेस बढ़ जाता है, ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, पावर फैक्टर घट जाता है, मोटर की गति कम हो जाती है, ईबी घट जाता है, विरोधी विद्युत वाहक
ये सब कमियां आती हैं बेटा। अब इन कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो यही डीसी सीरीज मोटर में अब एसी सप्लाई डालेंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी दक्षता के साथ, अच्छे आउटपुट पावर के साथ चलेंगे। तो अब इन सब कमियों को सुधारना, तो क्या क्या सुधारेंगे, क्या क्या करेंगे। तो पहला आपने लिखा कि यहाँ पर टर्नों की संख्या घटा देंगे, ठीक है ना। भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए इनको सिलिकॉन इस्पात का लैमिनेटेड बना देंगे। अगला आपने लिखा कि इनमें टर्नों की संख्या कम कर देंगे, क्योंकि टार्क समानुपाते, अगर यहाँ पर देखें तो टार्क जो है समानुपाते पावर है, और पावर समान अनुपाते जो है बेटा E2 I2 cos φ2 ऐसे लिखेंगे। और E2 जो है या विरोधी विद्युत वाहक बल वो फाई के समानुपात, फाई समानुपाते I भी होता है, बोलिए ना बेटा। तो हमारा जो E है बेटा वो E समानुपाते फाई है और फाई समानुपाते I। तो हम लोग जो है फाई के जगह पर आई भी लिख सकते हैं, आई के जगह पर फाई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो इसमें धारा आती है, अगर धारा का मान बढ़ता है तो आप देखेंगे फ्लक्स का मान बढ़ेगा और वही धारा यहाँ भी जाएगी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मोटर का जो टार्क है टी है वो अगर बेटा ई के जगह पर फाई रख दें अथवा ई समान अनुपाते फाई के जगह पर आई रख दें, यहाँ पर एक आई और रख दें, तो हो जाएगा I2 गुणे I2 हो जाएगा I2 का वर्ग या I का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से टार्क जो है I के वर्ग के समान अनुपाती हो। तो ये इन मोटरों में जो सीरीज मोटरें हैं इनमें टार्क जो है धारा के वर्ग के यही E है। इसी E को हम लोग फाई लिखें अथवा फाई समान अनुपाते आई लिखें। जितने फाई ज़्यादा होगा उतने ई ज़्यादा होगा, और ई ज़्यादा होगा और फाई ज़्यादा होगा, और फाई को ज़्यादा करने के लिए आई ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से फाई के जगह पर हम लोग आई लिख सकते हैं अथवा ई के जगह पर आई लिख दें, तो यहाँ पर आई गुणे आई हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, टार्क समान। ये सब बातें हैं। आगे हम लोग जो है अब इसमें क्या क्या संशोधन करना है वो देखते हैं, ताकि ये मोटर ये तो कमियां रहे। अब लिखेंगे उपर्युक्त कमियों को दूर कर डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग एसी सीरीज मोटर की भांति करेंगे भैया। आगे लिख लें जिसमें निम्नलिखित सुधार आवश्यक है। करेंगे जिसमें निम्नलिखित संशोधन या सुधार लिख लें, सुधार करने होंगे। तो पहला सुधार क्या करेंगे, सभी को लैमिनेटेड कर, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए एसी पर भंवर धारा हानियां शुरू हो जाएंगी। तो पहली पॉइंट लिखेंगे कि भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए
हानियों को कम करने के लिए कम करने हेतु सभी लौह अवक्रोडों को सिलिकॉन स्टील का लैमिनेटेड बनाते हैं। लैमिनेटेड बनाएंगे तो भंवर धारा हानियां कम हो जाएंगी। लैमिनेटेड करने के लिए क्या करेंगे, सारी पत्तियां जो है वो वार्निश कोटेड कर देंगे, ठीक है ना। और वार्निश विद्युत का कुचालक होती है, इसलिए धारा जो है एक पत्ती की दूसरे पत्ती में नहीं जाएगी, इसलिए भंवर यानी गोलाई वाली सर्किट नहीं बन पाएगी। तो ऐसे क्रोडों को जो है लेमिनेटेड यानी परतदार, जैसे हम लोग मार्कशीट लेमिनेशन कराते हैं बेटा, वैसे ही कि क्या होता है, आपके मार्कशीट पे नीचे एक प्लास्टिक की परत आ जाती है, फिर बीच में मार्कशीट की परत, फिर उसके ऊपर एक और प्लास्टिक की परत। तो जब कोई चीज़ ऐसे परतदार बनाते हैं तो उसी को आप लोग कहते हैं कि मार्कशीट का हमने लेमिनेशन कराया। तो लेमिनेशन से हो गया लेमिनेटेड। ऐसे ही हम लोग जो है क्रोड को भी, इस चुंबकीय क्रोड को भी हम लोग परतदार बनाएंगे, यानी पतले पतले पत्तियों को चिपका कर बनाएंगे। ऐसे ही नाल को भी पतली पतली पत्तियों को चिपका कर बनाएंगे, ताकि इनमें भंवर धारा, क्योंकि अब इसमें एसी सप्लाई आप दौड़ा रहे हैं तो परिवर्ती फ्लक्स निकलेंगे, इससे परिवर्ती फ्लक्स निकलेंगे, वो लौह अवक्रोड से कटेंगे। तो जैसे तार में आपकी प्रेरण की घटना होती है, वैसे अब लौह अवक्रोड में भी प्रेरण की घटना होगी, और उस प्रेरण के कारण लौह अवक्रोड में भी एक प्रेरित धारा बहने लगती है। चूँकि उसे कहीं बाहर निकलने का जगह नहीं मिलता ये, इसलिए वो जो है गोलाई में सर्किट बना लेती है। यानी परमाणु की बाहरी कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा से निकलकर दूसरे परमाणु, फिर तीसरे परमाणु, फिर चौथे में, ऐसे गोलाई में जगह जगह छोटे छोटे परिपथ में वो घूमने लगते हैं। जैसे पानी में भंवर पड़ जाती है, पानी गोलाई में नाचने लगता है, उसी टाइप की ये सर्किट छोटी छोटी बनाने लगते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं भंवर धारा। और उसके कारण जो हमारी वैद्युत शक्ति का नुकसान होता है उसे कहते हैं भंवर धारा हानि। और उसको निकालने के लिए आप लोगों को सूत्र बताया गया कि भंवर धारा हानि को हम लोग सूत्र WE फॉर ED करंट बराबर आपने लिखा है KE गुणे B मैक्स स्क्वायर गुणे F स्क्वायर गुणे स्मॉल t स्क्वायर गुणे कैपिटल V इतना वाट। इस फार्मूले से भंवर धारा हानि ज्ञात करेंगे। भंवर धारा हानि, हानि आएगी भैया, हाँ, हानि किस में आएगी, वाट में आएगी। तो हानि वाट में आ गई। ईडी करंट लॉस वाट में, के जो है क्या, भंवर धारा गुणांक है। बी मैक्स क्या है बेटा, अधिकतम फ्लक्स घनत्व। ये क्या है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व बेटा, डेंसिटी है, क्या डेंसिटी है। और वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर में ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, आवृत्ति है बेटा हर्ट्स में। इंडिया में 50 हर्ट्स है इसका मान। और टी जो है लेमिनेशन की मोटाई है या एक पत्ती की मोटाई है, एक पत्ती। पत्ती आप लोग देखे होंगे, जैसे दीवार में वाल पुट्टी लगाते हैं तो एक चरकुंठी बेटा वो लोग लोहे की पत्ती लिए रहते हैं, वैसे यहाँ वैसे ही आपकी सिलिकॉन स्टील की पत्ती होगी और उस पर जो है वार्निश चढ़ा देंगे, वार्निश विद्युत का कुचालक। और उन सारी पत्तियों को आपस में चिपका कर एक मोटा सा क्रोड
जितना हमें आवश्यक लंबा चौड़ा चाहिए मोटाई का बेलनाकार वैसा बना लेंगे। तो एक पत्ती की मोटाई, एक पत्ती की मोटाई है बेटा, वो भी रहेगी मीटर। किसमें रहेगी? मीटर में रहेगी। और ये जो है क्रोड का आयतन, क्रोड का आयतन है घन मीटर। किसमें? हाँ, घन मीटर में, अथवा कहेंगे मीटर घाते 3। ठीक है। और आंसर तब आएगा वाट। चलिए, तो ये भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए बेटा लैमिनेटेड करेंगे। अगला आपने लिखा और क्या क्या सुधार करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर बेटा टर्नों की संख्या कम कर दें। क्या करेंगे? फील्ड वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम करेंगे। फील्ड वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम करेंगे। टर्नों की संख्या कम कर देंगे। टर्नों की संख्या कम कर देंगे तो फ्लक्स फाई का मान, जो इससे फ्लक्स फाई निकल रहा है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम कर देंगे तो फ्लक्स, मेन फ्लक्स जो है बेटा, फ्लक्स फाई जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा कि n समान अनुपाते 1/5, ये कम हो गया तो गति n क्या हो जाएगा? हाँ, से मोटर की गति बढ़ जाती। कम करने से मोटर गति, हाँ, मोटर गति n बढ़ जाता है। ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि एक निश्चित धारा के लिए जब हम लोग दे रहे हैं, धारा का मान घटा बढ़ा नहीं रहे, एक निश्चित धारा आपकी जा रही है, तो हमारा पावर फैक्टर बढ़ने के बजाय घटने लगता है। ठीक है ना। तो पावर फैक्टर घटेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर घटाएंगे, आर्मेचर में टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं। अगला आपने लिखा आर्मेचर में टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं। आर्मेचर में टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं। ये सुधार कर रहे हैं, बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है? पावर फैक्टर में सुधार होता है। मोटर की गति व पावर फैक्टर में क्या होता है? बढ़ा देते हैं, जिससे पावर फैक्टर बढ़ता है। पावर फैक्टर cos फाई बेटा बढ़ता है। चलिए, पावर फैक्टर पोस्ट में cos फाई बढ़ता है। आर्मेचर में जैसे हम लोग बेटा टर्न बढ़ाएंगे और इसमें टर्न जो है घटाएंगे। इसमें टर्न घटाने पर क्या होगा देखिए ना, इसमें टर्न घटा देंगे तो इसका प्रेरकत्व यल कम हो जाएगा। अभी आप कह रहे थे ना, तो अभी तक इसमें एसी डाल रहे थे तो इसका प्रेरकत्व बढ़ रहा था। अब टर्नों की संख्या कम कर देंगे तो हमारा प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? यल कम हो जाएगा। तो अगर टर्नों की संख्या कम करेंगे यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग में या स्टेटर फील्ड वाइंडिंग में या चुंबकीय वाइंडिंग में, अगर हम लोग टर्नों की संख्या कम करेंगे तो हमारा जो है प्रेरकत्व, स्टेटर वाले का प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व यल कम हो जाएगा। जब यल कम हो जाएगा तो हमारा एक्सएल कम हो जाएगा। एक्सएल कम हो जाएगा तो हमारा जेड कम हो जाएगा।
और जब जेड कम हो जाएगा तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। हाँ, जेड कम हो जाएगा लेकिन पावर फैक्टर cos फाई बराबर आर बाई जेड से ये बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? जेड अब घटा तो पावर फैक्टर बढ़ गया, ये फायदा होगा। चलिए टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, पावर फैक्टर बढ़ जाता है, ये सब हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है, परंतु आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या है बेटा? आपको आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया आपको बताया गया कि जब आर्मेचर में धारा बहने लगती है तो आर्मेचर भी चुंबकीय हो जाता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और इसके फ्लक्स जो है मेन चुंबक से निकलने वाले फ्लक्स को प्रभावित करने, उसके उल्टे डायरेक्शन में चलकर उसके मान को कम करने लगते हैं। इसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। अगली पॉइंट आपने लिखा बेटा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कम्यूटेटर पर स्पार्किंग बढ़ जाती है। कम्यूटेटर पर, हाँ, कम्यूटेटर व कार्बन ब्रूस के बीच, कार्बन ब्रूस के बीच स्पार्किंग बढ़ जाती है, के बीच स्पार्किंग बढ़ जाती है। क्लियर है? अगली पॉइंट, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए कम करने हेतु या कम करने के लिए क्या करेंगे? स्टेटर पर या चुंबकीय पोलों पर, चुंबकीय पोल पर प्रतिकारी कुंडलन, जिसे कहेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं, लगाते हैं, जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। जो आर्मेचर के सब श्रेणी क्रम में ही जुड़ा है, ये भी मेन वाइंडिंग भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में पोल वाइंडिंग जुड़ी है, वो भी जुड़ेगी, क्योंकि उसे चढ़ेगी तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होगी। तो ये आर्मेचर प्रतिक्रिया को घटाएगी, जिससे स्पार्किंग घट जाती है, जिससे आर्मेचर प्रतिक्रिया को भी ये निष्प्रभावी बनाएगी। तो कार्बन ब्रूस पर जो स्पार्किंग हो रही है वो भी कम हो जाएगी, जिससे स्पार्किंग कम होगी। अगला आपने लिखा, यहां पर रोटर यानी आर्मेचर
और जो हमारा चुंबक है स्टेटर बोलेंगे, उनके बीच एयर गैप कम कर। तो लिख लें, चुंबकीय पोलों, ये हमारा स्टेटर है बेटा, इसे तो कोष्ठ में स्टेटर व आर्मेचर, आर्मेचर को क्या कहेंगे? रोटर। आर्मेचर हमारा क्या? रोटर के बीच एयर गैप, एयर गैप यथासंभव कम करें। यथासंभव कम कर देते हैं। जहां कुछ नहीं बेटा, जैसे ये है आपका एयर गैप, ये यहां पर देखिए, ये है एयर गैप, ये इस एयर गैप को क्या करेंगे? कम से कम रखेंगे तो हमारा फ्लक्स लीकेज कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, फ्लक्स लीकेज कम हो जाएगा। कम करते हैं तो फ्लक्स लीकेज लिख लें, तो फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज कम होता है और पावर फैक्टर बढ़ता है। और पावर फैक्टर cos पाई, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ता। ये कर देंगे। अगला जो है, पोलों की संख्या बढ़ा दें। पोलों की संख्या बढ़ा देते हैं तथा फ्लक्स प्रति पोल कम कर देते हैं। फ्लक्स प्रति पोल, टर्नों की संख्या कम कर दिया बेटा, तो फ्लक्स प्रति पोल कम हो गया, तो फ्लक्स प्रति पोल कम कर देते हैं। अतः इंटरपोल लगा देते हैं। कौन सा पोल? इंटरपोल। मेन पोलों के बीच में बेटा छोटे छोटे पोल लगाए जाते हैं, उन्हीं को इंटरपोल या अंतः ध्रुव कहते हैं। तो जो मेन हमारे पोल हो गए, मान लीजिए 4 पोल हैं, इधर भी मान लीजिए आपने पोल मेन लगा रखा है, इधर भी लगा रखा है, तब इन्हीं के बीच में छोटे छोटे पोल यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे। तो जितने हमारे मेन पोल होंगे उतने इंटरपोल, और इंटरपोल पर भी जो वाइंडिंग चढ़ाएंगे, ये भी वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी रहे। तो इस तरह से पोलों की संख्या बढ़ा देते हैं तथा फ्लक्स प्रति पोल कम करते हैं, तथा कम करते हैं। अतः इंटरपोल, पोलों की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटरपोल लगा देंगे। तो वही लिख लें, अतः इंटरपोल लगाते हैं जिनकी वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो। आर्मेचर के श्रेणी क्रम। अगली पॉइंट हम लोग क्या सुधार करेंगे? फ्रीक्वेंसी घटा देंगे। आवृत्ति बड़ी मोटरों में करते हैं, छोटी मोटरों में नहीं। बड़ी मोटरों में आवृत्ति, आवृत्ति कम करके जिससे स्पार्किंग कम होगी। यहाँ पर लिख लें, जिससे क्या होगा? जिससे स्पार्किंग कम हो।
स्पार्किंग कम होती है, इसको लिख लें आवृत्ति कम करके, कोष्ठ में लिख लें 50/50 हर्ट्ज चलती है तो 50 हर्ट्ज बाई 4, जिसे कहेंगे 12.5 हर्ट्ज, अथवा 50/3, इसको कहेंगे 16 सही 2/3 हर्ट्ज, या फिर कहेंगे 50/4 यानी जिसे कहेंगे 25 हर्ट्ज। ये हो गया, दिख रहा है? हाँ 2, 4 तो हो गया है 2, 25 हर्ट्ज। तो ये जो है बेटा आवृत्ति को कम करना, जैसे देखिए ना ऐसे एसी जा रही है तो इंडिया में जो है 1 सेकेंड में कितने चक्र बनाती है? 50 चक्र बनाएगी। तो इतने बार माने 50 दूना 100 बार, 100 बार जो है आई मैक्स होगी, और 100 बार जो है धारा का मान 0 भी होगा। आई जो है 100 बार 0 भी होगी, कितने बार 0 होगी? 100 बार 0 होगी। तो इस तरह से यहाँ पर स्पार्किंग का मान जो है ऐसे बढ़ेगा, 100 बार होगा। धारा यहाँ 100 बार जो है आके 0 पर आएगी, फिर 0 से बढ़ जाएगी। 100 बार यहाँ ऑन ऑफ होगा और 100 बार यहाँ ऑन ऑफ होगा, कुल मिला के 200 बार ऑन ऑफ होगा 1 सेकेंड। तो स्पार्किंग बढ़ जाएगी। आप स्विच ऑन ऑफ करिए, देखिए ना अंदर स्पार्किंग दिखती है। तो ऐसे स्पार्किंग जो है 50 हर्ट्ज पर ज़्यादा होगी। यही आवृत्ति अगर 1 सेकेंड में बेटा आप जो है 25 कर दें, 10 कर दें, 12 कर दें, 15 कर दें, 15 चक्र चलावें तो केवल 15 दूना 30 बार ऑन ऑफ होगा, तो 30 बार जो है खाली स्पार्किंग होगी। इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को कम करके भी कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम कर लेते हैं। कम कर लेते हैं, क्लियर? अब ये सारे संशोधन अगर हम लोगों ने कर लिया तो क्या होगा? अब हमारी मोटर में जो डीसी मोटर थी, जिसमें अभी बिना संशोधन के हम लोग एसी सप्लाई डाल रहे थे, तब भी ये काम कर रही थी, लेकिन उसका जो है परफॉर्मेंस बेटा असंतोषप्रद था। अब अगर ये सारे संशोधन कर दिए जाएंगे तो ये मोटर जो है अब चाहे एसी डालो चाहे डीसी डालो, दोनों पर बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ चलेगी, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपकी यूनिवर्सल मोटर तैयार हो जाएगी। अब देखिए ना, ये मोटर जो अभी केवल ये डीसी से चल रही, अब ये सारे संशोधन हम लोग कर देंगे, तब यही मोटर डीसी के बजाय अब एसी से बढ़िया परफॉर्मेंस से चलने लगेगी। इसकी आउटपुट पावर बढ़ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, इसका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से अब हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है, यानी अब ये ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, ये सब सारे चेंज कर दिए जाए, तो ये मोटर जो है डीसी पर तो चल ही रही थी, अब एसीओ पर चलने लगेगी नंबर 1 अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। बस यही कॉन्सेप्ट हो गया एसी आब्लिक डीसी मोटर का, या यूं कहिए अब यही मोटर है, चाहे इसमें एसी डालो चाहे डीसी डालो, अब ये दोनों से चलने लगेगी। ऐसी मोटर को ही हम लोग यूनिवर्सल मोटर या सार्वभौमिक मोटर या सार्वत्रिक मोटर या एसी आब्लिक डीसी मोटर कहें। तो कल हम लोग उसको भी देख लेंगे, बस चित्र यही रहेगा आपका, बस अब एसी डीसी दोनों से चल रही है। अब आगे बेटा इसके सामान्य गुणधर्म मिटा देते हैं, सामान्य गुणधर्म भी लिख लें। एसी सीरीज मोटर के सामान्य गुणधर्म, बहुत टाइम हो गया। हाँ चलिए अब इसको खत्म कर दिया जाए। जो वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन से, वो तो यही कहते हैं कि गुरुजी ये नहीं समझ में ये नहीं जान रहे हैं कि गुरुजी जो बता रहे हैं वो कितनी रात तक ये वीडियो बन रहा है, वो हमारी समस्या को नहीं समझते हैं। उसके बाद कहीं बाइंडिंग पढ़ा
उसके बाद कहें ई पढ़ा दो गुरुजी। अब बताओ, वीडियो बीच में यार रोकना ठीक नहीं है ना। अब आप लोग जो मोबाइल दिखा रहे हो, टाइम दिखा रहे हो कि 9 बज गया है रात के, अरे यार 5 मिनट और रुको, टॉपिक तो खत्म हो जाए। वन फेज बेटा AC सीरीज मोटर के सामान्य गुणधर्म तो पहला आपने लिखा क्षमता। क्षमता आपने लिखा 600 HP से 800 HP ऐसे। और बेटा ट्रैक्शन कार्यों में 2200 HP, ट्रैक्शन कार्यों में हाँ हम लोग 2200 HP तक बना सकते हैं। दूसरा आपने लिखा स्टार्टिंग टार्क, प्रवर्तन बल आघूर्ण, स्टार्टिंग टार्क TS बराबर 3T। यह स्टार्टिंग टार्क, यह पूर्ण भार पर टार्क, रनिंग टार्क, यानी रनिंग टार्क T का 3 गुना स्टार्टिंग टार्क। अगला आपने लिखा हाँ बेटा प्रवर्तन धारा IS, यानी स्टार्टिंग करंट जो है वो 2I। चलिए फुल लोड, ये फुल लोड धारा I, उसका लगभग 2 गुना। ऐसे ही आपने लिखा पावर फैक्टर। अगला पॉइंट लिखा पावर फैक्टर, आपने लिखा 0.8 से 0.9 सदैव पश्चगामी, सदैव पश्चगामी में। फिर आपने लिखा प्रवर्तन, चलिए लिख लें बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बेटा T समान अनुपाते है I², अभी आपको पता है। तो प्रवर्तन बल आघूर्ण धारा के वर्ग, ये DC सीरीज मोटर की तरह से टॉर्क बहुत उम्दा है, I² है। अगला गति भार अभिलक्षण, गति भार अभिलक्षण को कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अभिलक्षण जो है ये सीरीज कैरेक्टरिस्टिक, सीरीज मोटर है, इसे कहेंगे सीरीज कैरेक्टरिस्टिक वाली मोटर है, अथवा कहेंगे श्रेणी अभिलाक्षणी, श्रेणी अभिलाक्षणी। श्रेणी अभिलाक्षणी का मतलब लोड बढ़ने पर गति घटती, लोड बढ़ने पर गति घटती, लोड बढ़ने पर गति घटती है बेटा, ये इसका मतलब। अगला है चलिए गति नियंत्रण। गति नियंत्रण बेटा लिख लें, गति नियंत्रण में लिख लें टेप्ड, टेप्ड ट्रांसफार्मर। टेप्ड ट्रांसफार्मर पूरे परास में गति नियंत्रण, पूरे परास में गति नियंत्रण हम लोग कर सकते। विपरीत गति, विपरीत गति कैसे करेंगे बेटा?
तो हम लोग चाहे आर्मेचर का सिरे की ध्रुवता पलट दें अथवा फील्ड वाइंडिंग, दोनों में से, तो लिख लें फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में से किसी एक, दोनों में से किसी एक की ध्रुवता को बदल कर, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, को बदल कर मोटर की विपरीत गति प्राप्त करें। अगला चलिए उपयोग अब लिख लें। ये मेन बातें होंगे, इनका उपयोग हम लोग जो है वैक्यूम क्लीनर में करेंगे, रेफ्रिजरेटर में करेंगे और हाँ रेफ्रिजरेटर में और रिकॉर्ड प्लेयर में, रिकॉर्ड प्लेयर और एसी में कर दें बेटा, एयर कंडीशनर में, एयर कंडीशनर में या एसी में है बेटा। और जो विशेष डिजाइन करेंगे लिफ्ट में, विशेष डिजाइन करेंगे बेटा, ट्रैक्शन कार्य में प्रयोग करेंगे। चलें लिख लें। आदि में बेटा, आदि में करते हैं, अगली पॉइंट लिख देते हैं अगली पॉइंट इनकी लिख देते हैं विशेष डिजाइन की हुई, विशेष शांत रहे बेटा, विशेष डिजाइन की हुई एसी सीरीज मोटर का प्रयोग रेलवे ट्रैक्शन कार्यों में करते हैं। कार्यों मतलब खिंचाव, कार्यों में करते हैं। संकर्षण, हिंदी क्या? हाँ, ट्रैक्शन यानी संकर्षण में करते हैं। विशेष डिजाइन क्या करेंगे तो हम लोग जो है पावर जो है विशेष डिजाइन में जब करेंगे बेटा तो 600 HP, 600 HP से 800 HP या फिर 2200 भी जा सकते हैं। और पोलों की संख्या पोलों की संख्या बढ़ा देंगे तो पोलों की संख्या हम लोग रखेंगे 12 से 18 पोल। और फ्रीक्वेंसी या सप्लाई वोल्टेज भी का मान जो है रखेंगे 100 वोल्ट से 300 वोल्ट या 400 वोल्ट भी कर सकते हैं, 300 वोल्ट रखेंगे। और आवृत्ति बेटा वही 12.5 हर्ट्ज, 16 सही 2/3 हर्ट्ज या 25 हर्ट्ज रखते हैं। तब ये विशेष डिजाइन हो गई। अब इनका प्रयोग हम लोग ट्रैक्शन कार्यों में करेंगे। जैसे बेटा ट्रेन लिख लें, ट्रेन है, ट्राम है या ट्राम बस लिख लें, ट्रेन, ट्राम, बस। ट्रॉली लिख लें,
ट्राली में, लिफ्ट में, और हाइस्ट में, क्रेन में, आदि में करते हैं। तो इस तरह से इसका स्टार्टिंग टार्क वगैरह बहुत उम्दा है। बहुत टाइम हो रहा है बेटा, तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।